साथियों, प्रस्तुत हैं 9 नवंबर से 14 नवंबर के मध्य के करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है, 11 नवंबर को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर किसका स्मरण किया जाता है? तो इसमें दोस्तों स्मरण किया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे। ये है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नेशनल एजुकेशनल डे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भारत के इतिहास में क्या भूमिका निभाई? तो ये भारत के इतिहास में प्रथम शिक्षा मंत्री रहे हैं। इसका ऑप्शन सी सही है, शिक्षा मंत्री। 1947 से 1958 तक भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में मौलाना आज़ाद ने साक्षरता पर जोर दिया, प्रबुद्ध व्यक्तियों को आकार देने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। प्रश्न संख्या 3 है, भारत अमेरिका 2+2 मंत्री श्री वार्ता के संबंध में 2+2 शब्द का अर्थ है। इसका अर्थ है प्रत्येक पक्ष से 2 मंत्री, विदेश और रक्षा। 2+2 का मतलब है ऑप्शन बी सही है, प्रत्येक पक्ष से 2 मंत्री, विदेश और रक्षा। ये 2+2 डायलॉग है। ये जयशंकर प्रसाद हैं विदेश मंत्री, और ये अपने राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री। उन्हीं के समकक्ष ये हैं अमेरिका के। तो अमेरिका के और भारत के बीच 2+2 डायलॉग। 2+2 शब्द प्रत्येक पक्ष, विदेशी मामले और रक्षा से 2 मंत्रियों की भागीदारी को दर्शाता है। यह प्रारूप व्यापक चर्चा की अनुमति देता है, जिसमें राजनयिक और सुरक्षा दोनों पहलू शामिल होते हैं। संवाद का उद्देश्य आपसी समझ को बढ़ावा देना और साझा चुनौतियों का समाधान करना है। प्रश्न संख्या 4 है, 11 नवंबर 2023 को आयोजित 5वें भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद में भारत के प्रमुख प्रतिनिधि कौन थे? तो भारत के रक्षा मंत्री जयशंकर प्रसाद और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एस जयशंकर विदेश मंत्री। 5वीं भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता 11 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में हुई। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने अमेरिकी समकक्षों राज्य सचिव एंटनी ब्लिंकन और रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने हिंद प्रशांत और पश्चिम एशिया से जुड़े मुद्दों समेत आम मुद्दों पर चर्चा की। इसके अतिरिक्त उन्होंने लड़ाकू वाहनों के उत्पादन पर भी सहयोग की घोषणा की। प्रश्न संख्या 5 है, पूसा 2090 की परिपक्वता अवधि मौजूदा पूसा 44 की धान किस किस्म की तुलना में कैसी है? तो परिपक्वता अवधि के में जो है पूसा 2090 पूसा 44 की तुलना में तेजी से परिपक्व होती है। ये जो है तेजी से पकती है, और ये प्रदूषण को भी, पराली के जो प्रदूषण है स्टेबल बर्निंग, उसे भी कम करती है। प्रदूषण से निपटने के लिए विकसित हुई पूसा 2090, इससे स्टेबल बर्निंग की समस्या कम हो जाती है। पूसा 2090 मौजूदा पूसा 44 किस्म का उन्नत संस्करण है। नई किस्म 120 से 125 दिनों में पक जाती है, जिससे किसानों को पूसा 44 की तुलना में लगभग 30 दिन अधिक मिलते हैं, जिसे पकने में 155 से 160 दिन, पूसा 44 को 155 से 160 दिन और पूसा 2090 को 120 से 125 दिन मिलते हैं। तो जो बीच का गैप होता है वो स्टेबल जो होता है, उस खरपतवार होता है, उसे नष्ट करने के लिए यूज किया जा सकता है, उसकी समस्या को कम करता है। प्रश्न संख्या 6 है, भारतीय संसद में केंद्रीय बजट किस सत्र के दौरान प्रस्तुत किया जाता है? तो केंद्रीय बजट सत्र के दौरान प्रस्तुत किया जाता है, जो जनवरी के लास्ट या फरवरी के शुरुआत में लाया जाता है। यह है संसद के सत्र, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। इससे कुछ अनुच्छेद हैं, जिसे अनुच्छेद 85 स्थगन से रिलेटेड है, अनुच्छेद 86 सत्रावसान से रिलेटेड है, अनुच्छेद 87 विघटन से रिलेटेड है, अनुच्छेद 100 है संयुक्त बैठक, अनुच्छेद 108 है संसद की भाषा और अनुच्छेद 120 है सदन की गणपूर्ति। अब बजट सत्र के बारे में जान लेते हैं। बजट सत्र भारतीय संसद का सबसे महत्वपूर्ण सत्र है। यह आमतौर पर जनवरी के अंत या फरवरी के शुरुआत में शुरू होता है और मई तक चलता है। इस सत्र के दौरान केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की वित्तीय योजनाओं की रूपरेखा दी जाती है। प्रश्न संख्या 7 है, भारतीय संसद के शीतकालीन सत्र का फोकस क्या है? शीतकालीन सत्र का फोकस है लंबित विधेयकों पर विचार पारित करना,
इसका ऑप्शन बी सही है, लंबित विधेयकों पर विचार पारित करना। शीतकालीन सत्र आमतौर पर नवंबर में शुरू होता है और दिसंबर तक चलता है। यह लंबित विधेयकों और अन्य विधायी कार्यों पर विचार करने और उन्हें पारित करने पर केंद्रित है। प्रश्न संख्या 8 है, 9 नवंबर 2023 को पारित बिहार विधानसभा संशोधन विधेयक द्वारा प्रस्तावित सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षण का कोटा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो ये 50 से 65% हो गया है। पहले 50 था, अब 65% हो गया है। बिहार विधानसभा ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ी जाति और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण कोटा 50% से बढ़ाकर 65% करने के लिए 9 नवंबर 2023 को सर्वसम्मत से संशोधन विधेयक पारित किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में किसान धान की पराली क्यों जलाते हैं? तो ये धान की कटाई और गेहूं की बुवाई के बीच अत्यंत कम समय मिलने के कारण वो पराली को जलाते हैं। इसका ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी। पारंपरिक धान की फसल जिसे जून में रोपा जाता है, आमतौर पर अक्टूबर के अंत तक कटाई के लिए तैयार हो जाती है, जिससे किसानों के पास अगली गेहूं की फसल के लिए खेत तैयार करने के लिए न्यूनतम समय बचता है। समय की इस कमी के कारण पराली जलाना एक आम बात हो गई है। प्रश्न संख्या 10 है, बिहार सरकार की नौकरियों में आरक्षण कोटा बढ़ाने के फैसले के पीछे क्या कारण है? तो एक कारण है जाति आधारित सर्वेक्षण 2022। जो जाति आधारित सर्वेक्षण 2022 आया है, तो उसी के आधार पर आरक्षण के कोटे को बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। इसका ऑप्शन बी सही है। आरक्षण कोटा बढ़ाने का निर्णय जाति आधारित सर्वेक्षण 2022 द्वारा प्रेरित किया गया था, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, एईबीसी नहीं है, ओबीसी और पिछड़ी जातियों की जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में समायोजन की आवश्यकता का पता चला था। प्रश्न संख्या 11 है, 37वें राष्ट्रीय खेल में समग्र चैंपियनशिप के लिए राज्य को राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है, ऑप्शन बी सही है, महाराष्ट्र को राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी। राष्ट्रीय खेलों में अपना दबदबा बरकरार रखते हुए महाराष्ट्र को ओवरऑल चैंपियनशिप के लिए राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र ने 80 स्वर्ण और 80 स्वर्ण सहित 228 पदक हासिल किए हैं। महाराष्ट्र नंबर 1 पे रहा है। प्रश्न संख्या 12 है, राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट की ट्रॉफी किसे प्राप्त हुई है? तो ये दो संयुक्त रूप से दी गई है, ये प्रणति नायक है और संयुक्ता केट। इसका ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों, प्रणति नायक और संयुक्ता केट। प्रणति नायक और संयुक्ता केट को सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट की ट्रॉफी मिली, जबकि श्री हरि नटराज को सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 13 किस राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी किसे प्राप्त हुई? तो ये है श्री हरि नटराज, श्री हरि नटराज, ये इनका चित्र है, श्री हरि नटराज। तो इन्हें राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी प्राप्त हुई है। प्रश्न संख्या 13 है, किस राज्य ने राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में तीसरा स्थान प्राप्त किया है? पहला महाराष्ट्र को मिला है, तीसरा स्थान मिला है हरियाणा को और दूसरा सर्विसेज को मिला है। तो ऑप्शन बी सही इसका, हरियाणा। पदक तालिका में सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड ने 66 पदक सहित 126 पदकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। हरियाणा 62 स्वर्ण पदकों सहित कुल 192 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। प्रश्न संख्या 14 है, 38वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? जो अगले राष्ट्रीय खेल हैं वो उत्तराखंड में आयोजित किए जाएंगे। ऑप्शन डी सही है, उत्तराखंड। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल अगले मेजबान के रूप में उत्तराखंड को सौंपी गई। प्रश्न संख्या 15 है, नवंबर 2023 में पंजाब के शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति एसजीपीसी के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? तो ये चुना गया हरजिंदर सिंह धामी जी को, हरजिंदर सिंह धामी जी को चुना गया है। ये है हरजिंदर सिंह धामी एसजीपीसी के नए अध्यक्ष। हरजिंदर सिंह धामी को 8 नवंबर 2023 को पंजाब के शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति एसजीपीसी के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। प्रश्न संख्या 16 है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति एसजीपीसी का क्या महत्व है? इसका महत्व क्या है? यह सिखों का प्रतिनिधित्व करने वाली सर्वोच्च संस्था है। इसका ऑप्शन बी सही है कि ये सिखों का प्रतिनिधित्व करने वाली सर्वोच्च संस्था है। एसजीपी सिखों का प्रतिनिधित्व करने वाली सर्वोच्च संस्था है। क्वेश्चन नंबर 17 है, दिल्ली के सभी स्कूल 9
से 18 नवंबर 2023 तक क्यों बंद हैं? ये इसका ऑप्शन बी सही है। प्रतिकूल मौसम की स्थिति और बढ़ता प्रदूषण स्तर के कारण दिल्ली के स्कूल जो है 9 से 18 नवंबर तक बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली में सभी स्कूल 9 से 18 नवंबर 2023 तक बंद रहेंगे। स्कूलों को बंद करने का फैसला दिल्ली की शिक्षा विभाग ने किया है। इस बंद का कारण राष्ट्रीय राजधानी में प्रतिकूल मौसम की स्थिति और प्रदूषण का बढ़ता स्तर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, यूजीसी के नियम विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में क्या करने की अनुमति देते हैं? ये भारत में परिसरों की स्थापना और संचालन करने की अनुमति देते हैं कि भारत में यूजीसी कहते हैं कि आप यूनिवर्सिटियों में आइए, वहां के परिसरों में अपने विश्वविद्यालयों का संचालन कीजिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए भारत में परिसर स्थापित करने और संचालित करने के लिए नियम पेश किए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, नियमों के अनुसार भारत में कैंपस स्थापित करने के इच्छुक विदेशी विश्वविद्यालयों की न्यूनतम वैश्विक रैंकिंग क्या होनी चाहिए? तो उनकी वैश्विक रैंक जो है वो 500 के भीतर होनी चाहिए, शीर्ष 500 के भीतर होनी चाहिए। ऑप्शन डी इसका सही है। भारत में कैंपस स्थापित करने के इच्छुक विदेशी विश्वविद्यालयों की वैश्विक रैंकिंग शीर्ष 500 में होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 20 है, दूर संचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनिमय 2018 टीसीसी सीपीआर 2018 के संदर्भ में किसे प्रमुख संस्थाएं पीईएस कहा जाता है? तो ये कहा जाता है संदेश भेजने वाले जैसे बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियां, व्यापारिक कंपनियां, रियल एस्टेट कंपनियां आदि। इसका ऑप्शन सी सही है। बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियां, व्यापारिक कंपनियां, रियल एस्टेट कंपनियां सहित विभिन्न संस्थाएं दूर संचार ग्राहकों को एसएमएस या वॉइस कॉल के माध्यम से वाणिज्यिक संदेश भेजती हैं। इन संस्थाओं को दूर संचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम 2018 में प्रमुख संस्थाओं के रूप में संदर्भित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, ट्राई के निर्देश में उल्लिखित डिजिटल सहमत अधिकरण डीसीए सुविधा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन बी इसका सही है, स्पैम और अनचाहे वाणिज्यिक संचार से निपटने के लिए। इसका उद्देश्य स्पैम और अनचाहे वाणिज्यिक संचार से निपटने के लिए। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई स्पैम और अनचाहे वाणिज्यिक संचार यूसीसी से निपटने के लिए उपाय कर रहा है। उन्होंने डिजिटल सहमति अधिकरण डीसीए सुविधा विकसित करने और तैनात करने के लिए एक्सेस प्रदाताओं के लिए टीसीसी पीआर 2018 के तहत 2/6/2023 को एक निर्देश जारी किया। प्रश्न संख्या 22 से मिजोरम के चुनाव में कुल मतदान का प्रतिशत कितना था? तो ये कुल मिजोरम में हुए मतदान का कुल प्रतिशत था 77.83%। मिजोरम में सभी 40 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ, जिसमें कुल 77.83% मतदान हुआ। मैदान में 174 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे थे। प्रश्न संख्या 23 है, कौन सी फिल्म IFFI 2023 की शुरुआती फिल्म? तो ये ब्रिटिश फिल्म है कैचिंग डस्ट। ये शुरुआती फिल्म रही है कैचिंग डस्ट। ब्रिटिश फिल्म कैचिंग डस्ट IFFI 2023 की शुरुआती फिल्म होगी, जबकि अमेरिकी फिल्म द फेदरवेट समापन के रूप में काम करेगी। तुर्की की फिल्म अबाउट ड्राई ग्रास को मिड फेस्ट फिल्म के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है, इस वर्ष IFFI में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये अवार्ड से सम्मानित किया गया माइकल डगलस को। माइकल डगलस हॉलीवुड के एक्टर हैं। हॉलीवुड एक्टर माइकल डगलस रिसीव सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये माइकल डगलस को प्रदान किया गया है। हॉलीवुड अभिनेता माइकल डगलस को IFFI 2023 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है, शतरंज में फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 किसने जीता? तो ये जीता है आर वैशाली ने। आर वैशाली, ये है आर वैशाली जिन्होंने जीता है। आर वैशाली ने 5 नवंबर 2023 को यूके के आयल ऑफ मैन में मंगोलिया की बटखुग्याग मुंगटुल के खिलाफ अपना आखिरी राउंड गेम ड्रा
करके शतरंज में फिडे महिला ग्रैंड स्लैम स्विस 2023 जीत लिया है। क्वेश्चन संख्या 25 है, भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? तो ये थी कोनेरू हम्पी। ऑप्शन सी सही है, कोनेरू हम्पी। प्रश्न संख्या 26 है, दिल्ली में ऑड इवन वाहन प्रणाली का क्या उद्देश्य है? तो ऑड इवन यह वायु प्रदूषण से निपटने के लिए, ऑड इवन जो है ऑप्शन डी सही है, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए। वायु प्रदूषण की चिंताओं के जवाब में दिल्ली में चालू महीने में 13 से 20 तारीख तक एक सप्ताह के लिए ऑड इवन वाहन प्रणाली लागू की जाएगी। इस फैसले की जानकारी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दी। ऑड इवन वाहन प्रणाली, जिसे ऑड इवन योजना के रूप में भी जाना जाता है, वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने, यातायात की भीड़ को कम करने के लिए दिल्ली सहित कई शहरों में लागू किया गया है। एक यातायात प्रबंधन उपाय है। प्रश्न संख्या 27 है, 6 नवंबर 2023 को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली? तो 6 नवंबर 2023 को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ली है हीरालाल सामरिया ने। हीरालाल सामरिया। सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया ने 6 नवंबर 2023 को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ली। पद की शपथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में दिलाई। प्रश्न संख्या 28 है, 2023 में महिला हॉकी में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीती? तो 2023 में महिला हॉकी में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने जीती है, जापान को हरा के। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 5 नवंबर 2023 को रांची में फाइनल में एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है। भारत ने इससे पहले 2016 में एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती थी, जबकि जापान ने 2013 और 2021 में इसे जीता था। प्रश्न संख्या 29 है, फाइनल में भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस टीम को हराकर एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 जीती है? तो ये जापान को हरा के जीती है। आंसर सी है, जापान। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 5 नवंबर 2023 को रांची में फाइनल में जापान को 4-0 से हराकर। प्रश्न संख्या 31 है, वायु गुणवत्ता नियंत्रण के संदर्भ में GRAP 4 क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना चरण 4। सरकार ने 5 नवंबर 2023 को तत्काल प्रभाव से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, GRAP का मतलब है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 4 प्रतिबंध लागू किया है, जो वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना के अंतिम चरण का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।